कहते हैं कि चेन हानशिंग की उम्र भले ही कम हो, मगर उसकी जेब में करोड़ों की कमाई है। फिर भी उसकी सबसे बड़ी आदत है अपनी सीनियर को छेड़ना, उसे बहलाना। जब से उसने पूरे स्टूडेंट यूनियन के लोगों को अपने साथ मिला लिया था, तब से पूरी गर्मी की छुट्टियों में उसने न तो गांगचेंग का रुख किया और न ही जियान्ये वापस गया। अगस्त का आखिर चल रहा था। गांगचेंग की चांगवू कॉलोनी के एक घर में शाओ युएर नीले रंग का बर्फ जैसा मुलायम नाइट सूट पहने सोफे पर बैठी थी। एक हाथ में तरबूज का टुकड़ा था और सामने टीवी पर हुआन झू गेगे चल रहा था। उसकी माँ ल्यू यूचिंग ने उठकर एसी का पंखा ऊपर की तरफ कर दिया और पूछ बैठी, चेन हानशिंग अभी भी बाहर है? पूरी गर्मी निकल गई। हाँ, शाओ युएर ने मुंह बनाकर कहा। पता नहीं वो बेवफा इन दिनों किस काम में फंसा है। यूनिवर्सिटी की तो छुट्टी है, रॉकेट 101 का भी कोई काम नहीं होना चाहिए। तभी उसके पापा शाओ होंगे रसोई से बाहर आए। हाथ में छिली हुई लीचियों की प्लेट थी। लीचियां शीशे जैसी चमक रही थी। असल में वो सिर्फ बेटी के लिए लाए थे। ल्यू यूचिंग को तो खाने भी नहीं दी। थैंक यू पापा। शाओ युएर ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए एक लीची मुंह में रख ली। बेटी को खुश देखकर शाओ होंगे भी खुश हो गए। हाथ पोंछते हुए बोले, परेशान मत हो, हानशिंग बहुत होशियार है, उसका जरूर कोई प्लान होगा। 2 महीने कोई बहुत लंबा वक्त नहीं होता। अचानक नीचे से पटाखों की तेज आवाज आई और बातचीत रुक गई। शाओ युएर ने टीवी की आवाज थोड़ी बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों से उसे आदत हो गई थी, जब भी ऊपर नीचे किसी के घर यूनिवर्सिटी का दाखिले वाला लेटर आता, घर वाले खुशी में पटाखे फोड़ते थे। थोड़ी देर में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शाओ होंगवेई और ल्यू यूचिंग ने जाकर दरवाजा खोला। पड़ोसी आपस में हालचाल पूछने लगे। हुआनान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, किसी ने बताया। शाओ युएर भी उठकर देखने चली गई, मगर लेटर से ज्यादा उसका ध्यान उस पैकेट पर था जिससे लेटर आया था। उस पर रॉकेट 101 का लोगो छपा था। बड़े लोग तो यूनिवर्सिटी की जिंदगी पर बात कर रहे थे, पर शाओ युएर उस पैकेट को गौर से देखती रही। उसे लगा जैसे कुछ छूट रहा है। वो अचानक पोनीटेल हिलाते हुए टप टप करती सीढ़ियां उतरकर दूसरी बिल्डिंग में भाग गई। माँ बाप और पड़ोसी बस देखते रह गए। डिंग अंकल, क्या मैं शाओ जुन का एडमिशन लेटर देख सकती हूँ? उसने एक घर का दरवाजा खटखटाकर पूछा। उस घर की बेटी का दाखिला शियान इलेक्ट्रॉनिक साइंस यूनिवर्सिटी में हुआ था। शाओ युएर ने लिफाफा देखा। जैसा सोचा था, वो भी रॉकेट 101 से ही आया था। उसे लगा जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। वो मन ही मन खुश हुई। उसे लगा अब वो चेन हानशिंग की चाल समझ गई है। इसके बाद वो चांगवू ल्यूआन कॉलोनी के कई घरों में गई जहां बच्चे कॉलेज जाने वाले थे। गांगचेंग नंबर एक स्कूल के टीचर को भी फोन किया। उसने नोट किया कि समंदर के किनारे वाले इलाकों में या बड़े यूनिवर्सिटी शहरों में लगभग हर लेटर रॉकेट 101 से ही आ रहा था। हाँ, दूर दराज के इलाकों में अभी भी दूसरी कुरियर कंपनियां थी। शाओ युएर ने तुरंत चेन हानशिंग को फोन मिला दिया। वो अपनी खोज पर इतरा रही थी। अरे, हमने तो कहा था रात को बात करेंगे, मैं मीटिंग में हूँ। फोन पर चेन हानशिंग की बेपरवाह आवाज आई। शाओ युएर असल बात करने वाली थी, पर चेन हानशिंग का लापरवाह लहजा सुनकर उसे गुस्सा आ गया। हमें मिले हुए 2 महीने हो गए, इतने सालों में झगड़ा छोड़ दे तो ये पहली बार है, उसने नाराज होकर कहा। चेन हानशिंग एक पल को चुप हो गया। सच में ऐसा ही था। मिलने के बाद से वो कभी इतने दिन गायब नहीं रहा था, सिवाय उस बार वाले बड़े झगड़े के। अरे हाँ, मेरा काम बस खत्म होने वाला है, उसने नरम पड़ते हुए कहा। गांगचेंग आऊंगा तो तेरे लिए गिफ्ट लाऊंगा। शाओ युएर ने नाक सिकोड़कर हम्फ किया, फिर दिलचस्पी से पूछा, शाओ चेन, तू इन 2 महीनों में रिश्ते बनाने में लगा था ना? स्टूडेंट की छुट्टी है पर यूनिवर्सिटी बंद नहीं, तो तू घूम घूम कर सारे स्कूलों के एडमिशन लेटर की डिलीवरी रॉकेट 101 से करवा रहा है। ये तो कमाल का प्रचार है। हमारी शाओ युएर कितनी समझदार है। चेन हानशिंग हंसते हुए बोला, फिर शिकायत करने लगा। मैंने तो फ्री डिलीवरी का बोर्ड लगाया था, फिर भी कितने तोहफे देने पड़े। खैर, जैसे तैसे सब जगह बात बन गई। वो बात कर ही रहे थे कि बगल से कोई बोल पड़ा, किसका फोन है? शाओ युएर का। शाओ युएर ने आवाज पहचान ली। ये वांग जिगुओ था। उसका मन खुश भी हुआ और सुकून भी मिला। दूर रहने वाले कपल के लिए सबसे सुकून की बात यही होती है कि फोन पर पार्टनर के पास कोई अपना जानने वाला हो, और वो भी सेम जेंडर का। ठीक है, तू काम कर, मैं घर पर इंतजार कर रही हूँ। शाओ युएर ने 2 बातें कहकर खुशी खुशी फोन रख दिया। उधर हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास एक होटल के मीटिंग रूम में 20 से ज्यादा लड़के लड़कियां बैठे थे। ज्यादातर लड़कियां थी। ये सब रॉकेट 101 के लोग थे।
और कुछ वो स्टूडेंट जिन्हें गर्मी की इंटर्नशिप के नाम पर यहाँ लाया गया था। जुलाई अगस्त की धूप में सबका रंग काला पड़ गया था। ची वेई भी वही था। वो चेन हानशेंग को गुस्से से घूर रहा था। उसे लग रहा था कि चेन हानशेंग ने उसे फंसा दिया। वादा किया था कि तनख्वाह अच्छी होगी, खाना रहना फ्री, देश भर घूमना और बस हल्का फुल्का काम। शुरू की बातें तो ठीक थी, पर हल्का फुल्का काम का मतलब चेन हानशेंग के लिए कुछ और था। उसके हिसाब से जब तक आदमी थककर मरे नहीं, तब तक सब हल्का फुल्का ही था। मीटिंग शुरू करते हैं। चेन हानशेंग ने फोन रखने के बाद मेज पर हाथ मारा। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। हार्बिन का काम खत्म। हमारा गर्मी वाला मिशन भी पूरा होने को है। तुम लोग यहाँ एक दिन घूम लो, परसों जियान्य लौटना है। वही बोनस और इंटर्नशिप की सैलरी मिलेगी। चेन हानशेंग हमेशा की तरह जोश में बोल रहा था। मुझे पता है तुम सब थक गए हो, मैं खुद भी थका हूँ। अगर कभी रॉकेट 101 बेचना पड़ा तो ब्रांड के 2 करोड़ और ये जो रिश्ते बनाए हैं उनके भी 2 करोड़, ऊपर से कंपनी की चीजें अलग। नी शाओयू और बाकी लोग हंसने लगे। उन्हें लगा ये बस मजाक है। सिर्फ कोंग जिंग ने चेन हानशेंग को ध्यान से देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। परसों सब लोग नॉर्थ से जियान्य लौट आए। चेन हानशेंग ने अपना वादा निभाया और सबको पैसे दिए। ची वेई को लगा था 3000 मिलेंगे, पर गिनने पर 6000 निकले। बाकी इंटर्न के चेहरों पर भी खुशी साफ दिख रही थी। ची वेई ने सांस ली। पैसों के आगे वो चेन हानशेंग से नाराज भी नहीं रह पाया। सीनियर बहनों, आप सबने बहुत मेहनत की। चेन हानशेंग ने एक वादा और किया। इस दौरान हम सबने मिलकर बहुत कुछ सहा है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद रॉकेट 101 में काम करना चाहो तो मेरा स्वागत है। सच में? वेन लिंग की आंखें चमक उठीं। पहले उसका चेहरा पीला रहता था, पर 2 महीने की भागदौड़ के बाद अब गालों पर लाली आ गई थी। वो पहले से ज्यादा जिंदा लग रही थी। चेन हानशेंग एक पल को हक्का बक्का रह गया। उसने तो सबको इतना थकाया था। वो तो बस शिष्टाचार में बोल रहा था। उसे लगा नहीं था कि कोई सच में इस आग में कूदना चाहेगा। मैं मान गया, तुम मार्केटिंग टीम ज्वाइन कर लो। कोंग जिंग ने आकर हंसते हुए चेन हानशेंग की जगह फैसला सुना दिया। अभी यूनिवर्सिटी आधिकारिक रूप से खुली नहीं थी। पैसे बांटने के बाद सब स्टूडेंट अपने घर चले गए। कोंग जिंग ने भी यूएडोंग की फ्लाइट बुक कर ली। शाओ चेन, हम गांगचेंग कब चले? वांग जीबो ने पूछा। वो पहले से ही थोड़ा सांवला था, इसलिए धूप का उस पर कम असर हुआ। चेन हानशेंग ने उसे जलन से देखा। पहले कुछ खाने चलते हैं, चेन हानशेंग बोला। वांग जीबो को लगा किसी रेस्तरां जाएंगे, पर चेन हानशेंग उसे रॉकेट 101 के ऑफिस के पास वाली कॉलोनी में ले आया। ये जगह नंबर 1 स्मॉल कमोडिटी मार्केट और यूनिवर्सिटी के पास थी। यहाँ क्यों? वांग जीबो ने पूछा। चेन हानशेंग ने जवाब नहीं दिया और सीधा 201 नंबर फ्लैट पर जाकर दरवाजा खटखटाया। उसे लगा दरवाजा शर्मीली शेन योचू खोलेगी या फिर चुलबुली छोटी मौसी, पर दरवाजा खुला तो सामने एक गोल मटोल लड़का खड़ा था। तुम कौन? दोनों एक साथ बोले। तुम चेन हानशेंग हो? तुम हूँ लिन्यू हो? चेन हानशेंग ने मुश्किल से उसे पहचाना। सामने वाले ने भी काले हो चुके चेन हानशेंग को पहचान लिया। तुम इतने काले कैसे हो गए? तुम इतने मोटे कैसे हो गए? दोनों ने फिर एक साथ पूछा। तभी शेन योचू किचन से बाहर आई। उसने एप्रन बांधा हुआ था, हाथ में कड़छी थी। वो सीधा चेन हानशेंग को देखने लगी। शुक्र है वो मोटी नहीं हुई थी। चेन हानशेंग ने उसे ऊपर से नीचे देखा और चैन की सांस ली।